हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए हाब्स का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में क्या क्या दिया है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए जानते हैं पहली विशेषता हाब्स का सामाजिक समझौते सिद्धांत की। पहली विशेषता है कि समझौता जो हुआ है सामाजिक है, ना कि शासकीय। शासकीय समझौते में शासक और शासितों में समझौता होता है, किंतु हाब्स का जो समझौता है वो राजा और प्रजा के बीच हुआ। पर राजा और प्रजा के बीच नहीं हुआ है, बल्कि जितने भी व्यक्ति हैं वो व्यक्तियों के बीच हुआ है। समझौता करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करके संप्रभु की पुष्टि करते हैं, और समझौते का शर्त शासक पर लागू नहीं होता है। ये पहली विशेषता है हाब्स की, सामाजिक समझौते सिद्धांत की। दूसरी विशेषता है कि शासक जो है समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है। वह जो कुछ भी करता है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता तथा वह निरंकुश होता है, वह पूर्ण रूप से जो है निरंकुश होता है। तीसरा विशेषता है हाब्स की सामाजिक समझौते सिद्धांत की तीसरी विशेषता, जिन उद्देश्यों से समझौते की रचना हुई है वे समझौते के अंग माने गए हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी तब तक समझौता जारी रहेगा। चौथी विशेषता जो है यह मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा से उत्पन्न मृत्यु का भय ही मनुष्य को यह समझौता करने के लिए बाध्य करता है। पांचवी विशेषता है शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश ही नियम और विधि होते हैं। इसकी छठी विशेषता है प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने इस समझौते के माध्यम से समाज का निर्माण किया है, अतः यह सामाजिक समझौता है। सातवीं विशेषता दिए हैं प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उपयुक्त समझौते के प्रतिकूल है। इसकी आठवीं विशेषता है समझौते द्वारा विभिन्न संघर्षरत इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिध्यात्मक इच्छा ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है। वह एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि वह समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि हो जाता है। तो ये जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषता है। अब आइए इसकी आलोचना को जानते हैं कि हाब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है तो इनका किस प्रकार से जो है इसका आलोचना किया गया है। तो आलोचकों ने हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का कड़ा विरोध किया है और कई तर्क दे करके हाब्स के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। जैसे कि नंबर 1, मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। आलोचकों का कहना है कि हाब्स ने मनुष्य को स्वभाव का दोषपूर्ण, एकाकी और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वह मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी और क्रूर बतलाता है, जबकि मनुष्य में जो है सहानुभूति, उदारता, दयालुता, परोपकार और प्रेम आदि मानवीय गुण भी उसमें पाए जाते हैं, जिसे कि हाब्स ने पूरी तरह से जो है इसको भुला देते हैं और वह केवल उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियों पर ही जो है हमेशा बल दिया है और उसका चित्रण किया है। ऐसे एक पक्षीय दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। इसका दूसरा आलोचना प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। आलोचकों का कहना है कि हाब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वह अस्वाभाविक है। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक एवं अनैतिहासिक है।
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी और ऐसी दशा में रहता था जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट का साम्राज्य था, किंतु समझौता होने के कारण वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार एकाएक परिवर्तन कैसे आ गया कि उसने अराजकता और अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित कर लिया। एक ही क्षण में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य ने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर सहयोगी जीवन की पद्धति को कैसे अपना लिया। इसमें मुख्य रूप से आलोचक का कहना है कि हाब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य का चित्रण किया है कि वह ये क्रूर है, कपटी है, छल है, और फिर तुरंत जो समझौता होता है तो फिर उस समय जो व्यक्ति है अच्छा व्यवहार तुरंत में कैसे करने लग जाता है, जो कि ये अस्वाभाविक है। इसकी तीसरी आलोचना है प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है। आलोचकों का कहना है कि प्राकृतिक दशा का वर्णन करते हुए हाब्स ने यह प्रतिपादित किया है कि उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका रूप प्राकृतिक होता है। अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, यह कहा जाना अतार्किक है। चौथी जो आलोचना है अतार्किक। हाब्स की यह भ्रमपूर्ण धारणा है कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता है। हाब्स को यह ज्ञात नहीं था कि मनुष्य में सामाजिक जीवन के तत्वों का कोई अभाव नहीं रहा है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले नहीं रहे हैं, वह किसी न किसी प्रकार के समाज में ही रहते आए हैं, जो कि हाब्स की जो सिद्धांत है वह अतार्किक है। पांचवा निरंकुशता का समर्थन। आलोचकों का कहना है कि हाब्स का जो सिद्धांत है, हाब्स द्वारा स्थापित शासन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और यह पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर ना तो कोई कानून का अंकुश है और ना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ही कोई अंकुश है। उस पर ना तो कानून का अंकुश है और ना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ही कोई अंकुश है। वस्तुतः हाब्स ने अपने समझौता सिद्धांत द्वारा मनुष्य को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेवियाथन की दास्ता में जकड़ दिया है। इसमें मनुष्यों की स्थिति लेवियाथन रूपी चरवाहे के द्वारा हाँके जाने वाले पशुओं के झुंड जैसी लगती है। तो ये आलोचकों ने हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की जो विशेषता दिए थे उसका आलोचना किया है। अब आइए इसके महत्व को जानते हैं। महत्व में हम कह सकते हैं कि हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना तो की गई है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि हाब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर इस सत्य का प्रतिपादन किया है कि राज्य न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवीय संस्था है और न किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम है, वरन यह तो मानव निर्मित एक ऐसी प्रथम संस्था है जिसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। अतः इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक जो राज्य है मात्र साधन है, स्वयं में साध्य नहीं है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है प्राप्त करने का राज्य के द्वारा, राज्य साधन मात्र है, न कि साध्य है। हाब्स के चिंतन को वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि उसने मानव स्वभाव का यथार्थ रूप का चित्रण किया है। मानव स्वभाव के विश्लेषण पर ही उसने अपने सिद्धांत को ढाला है। तो ये हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषता, उसकी आलोचना और फिर उसके महत्व को हम लोग जाने। इतना ही, अब आगे वीडियो में